तो अब सवाल यह है कि आप अपने पैसे की समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब है, लेकिन सवाल यह है कि पैसे की समस्या किसे होती है। क्या सिर्फ कम पैसे कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम होती है? क्या ज़्यादा कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम नहीं होती? क्या सिर्फ 5,000 या 50,000 कमाने वाले को पैसे की समस्या होती है? और क्या 5 लाख या 5 करोड़ कमाने वाले को पैसे की समस्या नहीं होती? तो जवाब है, सदी के महानायक और सबसे सफल बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन की अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेल होने पर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, रोमांटिक और सफल हीरो शाहरुख खान को भी रॉ 1 मूवी के फ्लॉप होने पर बहुत ही ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ और वो पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे। कोई कार खरीदते हैं तो शोरूम से कार के बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि आपको कर्ज का भुगतान तो कार की कीमत के आधार पर ही करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी लोन लें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस तरीके का है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। जितनी ज्यादा रकम आप हर महीने बचाएंगे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी ही अधिक बेहतर होती जाएगी। अगर आपका खर्च आपकी आय से अधिक है तब आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे हैं। पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे टैक्स लाभ मिल सकते हैं। बाहर है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि मैरी हंट ने इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अगर कोई भी अपने दैनिक जीवन में करे तो जरूर उधार के जाल से निकल सकता है, जिसको शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। जी हाँ, ये राज है। दोस्तों, हमें तब कितना गुस्सा आता है जब वास्तव में पैसों की जरूरत हो लेकिन पर्स खाली मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने ज्यादा या कितने कम पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को समझदारी के साथ खर्च करना ही एक अच्छा उपाय है जिससे आप बहुत से पैसे बचा भी सकते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ अपनी इस किताब में इस बात की भी चर्चा की है कि किसी को भी अपने जीवन में गैर जरूरी खर्चों को कैसे कम करना चाहिए। इस बात को हम ही जानते हैं कि ये गैर जरूरी खर्चे ही हैं जो हमें सेविंग्स करने से रोक देते हैं। मैरी हंट का कहना है कि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि उनके जीवन के जो ये गैर जरूरी खर्चे हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि सभी ज़रूरी खर्चे अगर मेंटेन करके किए जाएं तो इन खर्चों से ही सेविंग निकल सकती है, क्योंकि इन खर्चों में मुख्य रूप से किराए, किराने के बिल, फ़ोन और कार के बिल मौजूद होते हैं। हालांकि जब हम ये मान लेते हैं कि वही हमारे एकमात्र ज़रूरी खर्चे हैं और इन्हें हम अपनी इनकम के साथ साथ बढ़ाते रहते हैं तो ये खर्चे इर्रेगुलर बन जाते हैं। खर्चे और भुगतान जो हम हर महीने करते हैं आमतौर पर एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब ये खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये समस्या बनने लगते हैं। ऐसे में मैरी हंट ने बताया है कि अपने खर्चों और आमदनी पर नज़र रखिए, जिससे आपके सामने आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन की एक क्लियर पिक्चर आएगी। रसीदें संभाल कर रखिए या बजट लिखने के लिए बनाई गई नोटबुक में अपनी खरीदारी लिखिए। अपने हर महीने के बिल की एनालिसिस कीजिए और इन खर्चों को अपने बजट में जोड़िए। कैटेगरी के अनुसार अपनी खरीदारी को मेंटेन करें, जैसे फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट। एक बार आप अपनी खरीदारी पर कुछ समय तक नजर रखें और फिर हर कैटेगरी के लिए एक मंथली या वीकली लिमिट बनाएं। ध्यान रखें कुल बजट आपके उस समय की आमदनी से कम होना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए भी कुछ राशि छोड़ दें। इसी तरह बुद्धिमानी से बचत करने के फैसले से हाथों हाथ बचत होती है। बजट के द्वारा आप हर महीने जितनी पूंजी जमा करते हैं उसे एक सेविंग अकाउंट या अन्य ब्याज देने वाले इन्वेस्टमेंट में लगाइए। जितनी ज़्यादा रकम आप हर महीने बचाएंगे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी ही अधिक बेहतर होती जाएगी। इसके साथ ही मैरी हंट ने सुझाव देते हुए बताया है कि एक आपातकालीन फंड जमा कीजिए, एक IRA अकाउंट खोलिए, अपने क्रेडिट कार्ड्स व्यवस्थित कीजिए और एक सप्ताह के लिए भोजन की योजना बनाइए। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय के बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग कर लाखों करोड़ों जीतते हैं पर फिर भी वो लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि पैसा ही आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसे आते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैरी हंट ने ऐसे कौन से तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना पैसा व्यवस्थित रूप से खर्च कर सकते हैं, ऐसे बनाएं अपना बजट। दोस्तों, जब भी बात आती है पैसे बचाने की तब अक्सर लोग गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं
क्योंकि पैसे बचाने की बेसिक रिक्वायरमेंट एक बेहतरीन बजट होता है, क्योंकि बजट से आपको अपने बकाया उधार को चुका पाने में, अपने फाइनेंशियल भविष्य को अपने हाथों में लेने में और यहाँ तक कि अधिक खुश और अधिक रिलैक्स्ड व्यक्ति बनने में भी सहायता मिल सकती है। आपकी सिचुएशंस के आधार पर यह भी हो सकता है कि एक उचित बजट द्वारा आपको खर्च कम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसकी जगह आपको हो सकता है कि अधिक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो सकते हैं। ये बजटिंग का पहला नियम है और सच कहें तो एकमात्र नियम है। अपने ही बनाए हुए बजट के बाहर खर्चे करना आसान और बहुत ही आम बात है। बेशक पहले आपने उस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी ना कभी ये बजट टूट ही जाता है। बात तो काफ़ी आसान लगती है, मगर बजट को पार कर जाना आसान नहीं होता, चाहे आपने पहले से उसे बनाकर रखा भी हो। अपनी खर्च करने की आदतों का ध्यान रखिए और इस पर भी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पिछले बिल, बैंक और क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स और दूसरी रसीदें इकट्ठा कर लीजिए, जिनसे आप एक सही एस्टिमेट लगा सकें कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में निजी फाइनेंस सॉफ्टवेयर तेजी से एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में बजट बनाने के बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो आपको अपनी पसंद का बजट बनाने में सहायता कर सकते हैं, तथा साथ ही ऐसी एनालिटिक्स भी दे सकते हैं जिनसे आप अपने भविष्य के कैश फ्लो का अंदाज़ा लगा सकें और अपने खर्च करने की आदत को और भी बेहतर समझ सकें। क्या आपका कोई फिक्स्ड वेतन है जहां आपको पता चलता है कि आपको प्रति माह या प्रति सप्ताह घर ले जाने के लिए कितना मिलता है? क्या आप फ्रीलांसर हैं जिसका वेतन हर महीने बदलता रहता है? एक साल का विवरण लिख लेने से आपको अपनी औसत मासिक आय का अंदाज़ा लगाने में सहायता मिल सकती है। अगर आप कोई स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर हैं, तब यह ध्यान रखिएगा कि आप जो घर ले जाते हैं उसको आपकी आय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप प्रति माह 25,000 रुपये घर ले जाते हों, मगर इसमें से टैक्स नहीं कटा है। पता लगाइए कि आपको कितना टैक्स देना है और सही आंकड़ा जानने के लिए उसमें से टैक्स की राशि को घटा दीजिए। अगर आप वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, तब संभावित टैक्स रिफंड को अपनी कुल आय में मत जोड़ लीजिएगा। आपकी मासिक आय में केवल वही दिखना चाहिए जो आपको टैक्स काटने के बाद मिलता है। अगर आपको टैक्स रिफंड मिल ही जाता है, तब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तब आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, तब आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च कर रहे हैं। आपके बजट को 2 ग्रुप्स में विभाजित किया जाना चाहिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इनमें शामिल होते हैं नियमित मासिक व्यय जैसे बिल्स, बीमा, लोन की किस्त, भोजन और कपड़े तथा घरेलू सामान। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते तथा जो ऑप्शनल होते हैं। इसमें बचत, मनोरंजन, छुट्टियों का फंड तथा अन्य एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। पैसे बचाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनसे टैक्स लाभ मिल सकते हैं। कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के निवेश होते हैं जिनमें पैसे बचाकर आप टैक्स में कमी ला सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो आपके रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को मैच कराती हैं, जिससे आपकी बचत और भी अधिक हो जाती है। आपको बड़े खर्च को कम करना सबसे बुरा लग सकता है, मगर बजट के अंदर रहने का ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप हर साल छुट्टियों पर जाते हैं, तब इस साल घर पर रहने का विचार कीजिए। अगर आप किसी महंगी सर्विस या प्रोडक्ट का आनंद लेते हैं, तब उसे पहचान कर उस खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप साप्ताहिक मसाज करवाते हैं या आपको महंगी वाइन का शौक है, तब अपने इन शौकों की फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए ताकि आप इन पर महीने या 2 महीने में एक बार ही खर्च करें। जेनेरिक ब्रांड्स का इस्तेमाल करके और अधिकतर घर पर ही खाना खाकर आप छोटे छोटे खर्चों से भी बचत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक बाहर खाना ना खाएं। कुछ समय के लिए किसी सस्ते फ़ोन प्लान पर स्विच करके, अपने टेलीविज़न के पैकेज को कम करके या अपने घर की एनर्जी एफिशिएंसी को सुधार कर देखिए कि क्या आप अपने फिक्स्ड खर्चों को कम कर सकते हैं। क्रेडिट को मेंटेन कीजिए। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मैरी हंट अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के नए फार्मूले सिखा रही हैं और ये फार्मूला अपनाकर कैसे कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकता है और लोन लेने के लिए एक सही स्कोर कार्ड तैयार कर सकता है। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए एक उपहार है जो खुद को उधार के जाल से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि मैरी हंट ने इस किताब में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल अगर कोई भी अपने दैनिक जीवन में करे तो ज़रूर उधार के जाल से निकल सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग जब लोन लेने जाते हैं तो बड़े और प्रतिष्ठित बैंक उन्हें इसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद उन्हें ज़्यादा ब्याज पर अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। कभी आपने सोचा है कि लोगों को फ़ोन कर लोन देने की पेशकश करने वाले बैंक आपको इसके लिए क्यों मना कर देते हैं? इसका बड़ा कारण है आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। अगर आपने समय पर लोन नहीं भरा है या क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान समय पर नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आपका सिबिल स्कोर खराब है। चलिए पहले अगर हम
क्रेडिट स्कोर की बात करें तो ये 3 अंकों का एक नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट समरी बनाता है। जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तब लोन देने वाले आपके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को जांचते हैं। लोन्स और क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपके भुगतानों के रिकॉर्ड्स को मासिक आधार पर बैंकों और अन्य कर्जदाताओं द्वारा सिबिल के पास जमा किया जाता है। इसी आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर रिकॉर्ड तैयार होता है। अगर आपने किसी लोन का सेटलमेंट किया है या आप पर कोई राशि बकाया है तो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ये जानकारी लोन देने वाले तक पहुंच जाती है, जो आपके लोन आवेदन का मूल्यांकन करने और उन्हें मंजूरी देने में बड़ी मददगार साबित होती है। इससे ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आपको किसी भी तरह का लोन मिलने का चांस बहुत ही कम है। इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए आपको अपना स्कोर ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपका स्कोर जितना ज़्यादा होता है आपके लोन आवेदन के मंजूर होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। ये भी याद रखिए कि उतना ही लोन लें जितना कि आप समय पर चुका पाएं। आप अपनी EMI समय पर चुकाएं। अगर आप अपनी किस्तों को अक्सर ही निश्चित समय अवधि में चुकाने में चूक जाते हैं तो एक रिमाइंडर तय करें, या बेहतर होगा कि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए भुगतान करें। क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमत्तापूर्ण और निरंतर उपयोग आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा पर्सनल लोन भी आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो लोग समय पर लोन का भुगतान नहीं कर पाते वो अक्सर लोन सेटलमेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस लोन से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये धारणा पूरी तरह गलत है। इससे आपको बैंकों से आने वाले फ़ोनों से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर समस्या कम होने की जगह बढ़ जाएगी। इस माध्यम से बैंकों की कुछ रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये सेटलमेंट सिबिल रिपोर्ट में ज़रूर दिखाई देगा। अब आप अगले 7 साल तक कोई लोन नहीं ले पाएंगे। 7 साल बाद आपका नाम इस सिबिल रिपोर्ट से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी कम रहेगी कि आपको लोन देने से पहले बैंक बारीकी से विचार करे। जिस तरीके से क्रेडिट स्कोर की गणना क्रेडिट कार्ड कैलकुलेशन से की जाती है उसमें समय पर भुगतान का सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होता है। समय पर भुगतान करने से आपका स्कोर बढ़ता है। यदि आप देर करते हैं तो इसमें कमी आती है। देरी से भुगतान करने पर फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो या आपकी EMI, उसका आपके क्रेडिट इतिहास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उधारदाता इसे पसंद नहीं करते हैं। इसके कम होने के बहुत से कारण हैं जिन्हें हम हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट में बांट सकते हैं। जैसे हाई इम्पैक्ट, ये हमारे स्कोर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम किसी कारण से लोन की रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो इससे हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट तक न करने पर भी ये हमारा स्कोर कम कर देता है। जब हम मिनिमम पेमेंट ड्यू भी पे नहीं करते हैं तो लोन या क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ डिस्प्यूट होने से जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन, इनकरेक्ट फीस चार्ज आदि, ये हमारे स्कोर पर बुरा प्रभाव डालता है। मीडियम इम्पैक्ट, दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमारे स्कोर पर मध्यम स्तरीय प्रभाव डालता है। दरअसल जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सिक्योर्ड लोन्स बहुत कम या नहीं लेते हैं तो ये भी हमारे क्रेडिट स्कोर पर मीडियम इम्पैक्ट डालता है। हम अपने मिले हुए क्रेडिट लिमिट या लोन लिमिट का अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए है और हम 80 से 90 हज़ार हर महीने खर्च कर देते हैं तो इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्कोर पर पड़ता है। कम समय में बहुत सारे लोन ले लेने पर, जैसे मान लीजिए कि हम 6 महीने में 4 से 5 लोन ले लेते हैं तो ये भी हमारा स्कोर खराब करेगा। लो इम्पैक्ट, यह हमारे स्कोर पर कम प्रभाव डालता है। कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी करने पर भी ये हमारे स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। दरअसल जब भी हम कहीं से लोन अप्लाई करते हैं तो वो क्रेडिट ब्यूरो से उस व्यक्ति का क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर लेते हैं। ये उस क्रेडिट ब्यूरो के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इसलिए कम समय में अधिक लोन इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। बार बार क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी स्कोर खराब होता है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जो क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकते हैं। जैसे जॉइंट लोन लेने पर अगर कोई पेमेंट टाइम पर नहीं होता है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये दोनों के क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोन की रीपेमेंट कौन कर रहा है, चाहे कोई एक व्यक्ति कर रहा हो या दोनों। पेमेंट ना होने पर दोनों के स्कोर पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही नियम है जॉइंट क्रेडिट कार्ड का भी। क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट समय से ना होने पर दोनों कार्ड होल्डर्स के स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। एड ऑन कार्ड के केस में भी अगर पेमेंट की डिफ़ॉल्ट दोनों कार्ड होल्डर में से जो भी करे, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा। अगर हम किसी लोन के गारंटर हैं और वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो कोई डिफ़ॉल्ट कर दे तो ये भी हमारा स्कोर ख़राब कर देगा, क्योंकि हमने उस लोन की गारंटी ली थी। इसके अलावा बैंक हमें उस लोन की भरपाई भी करने को कहेगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके नाम पर हमने लोन लिया है
और हम उस कंपनी के मालिक हैं या उसमें पार्टनर हैं या फिर डायरेक्टर या प्रोप्राइटर वगैरह हैं और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे लोन का पूरा पेमेंट कर देने के बाद वो इन्फॉर्मेशन ठीक से अपडेट नहीं हुई होती है और वो लोन ओपन दिखा रहा होता है या पेमेंट ड्यू दिखाता है तो ये भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब कर देता है। इसलिए हमें अपना सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए हर वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उधारी के नियम, जिसको शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। जी हाँ, ये राज है उधारी का। बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर लोग अपनी ज़रूरतों या फिर अचानक आई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार की रकम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समय पर उधार ना चुका पाने की वजह से अपना बहुत कुछ हार जाते हैं। मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ किताब में उधारी के नियमों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को हमेशा वही चीज़ उधार या उतनी रकम ही उधार लेनी चाहिए जिससे वो आसानी से बिना किसी परेशानी के वापस कर सके। ये स्मार्ट उधारी का सबसे पहला नियम भी है और ये काफ़ी सदियों से हमें सिखाया जाता है। हमें कभी भी अपने साधनों से परे जाकर उधार नहीं लेना चाहिए। हमेशा सिर्फ ऐसा कर्ज लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। इस नियम के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो मैरी हंट बताती हैं कि कार की EMI 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि पर्सनल लोन की EMI मंथली इनकम के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्ज लेने में तब तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इसके फाइनल आउटकम्स का भी पूरी तरह से पता होना चाहिए। आमतौर पर 2 तरह के लोन होते हैं, एक है प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित और दूसरा प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित। मकान खरीदने या शिक्षा के लिए जब आप कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी निर्माण से संबंधित कर्ज हुआ। वहीं जब आप कोई नया फ़ोन लेने या छुट्टियां बिताने के लिए कर्ज लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी के क्षरण से संबंधित कर्ज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर अब चलिए मान लीजिए कि आप 30 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं, तो इस तरह आप अपने लिए प्रॉपर्टी का निर्माण भी कर रहे होते हैं, भविष्य में जिसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इससे किराए की बचत भी होती है। इसी तरह से जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप रोजगार की अपनी संभावनाओं को बेहतर कर रहे होते हैं। इन दोनों तरह के कर्जों के एवज में आप कर में छूट का दावा भी कर सकते हैं, जिससे कर्ज की लागत कुछ कम हो जाती है। इसके विपरीत जब आप कर्ज से कोई कार खरीदते हैं तो शोरूम से कार के बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि आपको कर्ज का भुगतान तो कार की कीमत के आधार पर ही करना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है उस कार की कीमत कम होती चली जाती है। इसलिए जब भी लोन लें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो किस तरीके का है, इस लोन से आपके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ऑडियो बुक में आगे हम चर्चा करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझने की, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही समझ नहीं पाते कि हमारे फाइनेंशियल मुद्दे आखिर हैं क्या। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से सबको ये समझाने की कोशिश भी की है कि अगर हम अपने फाइनेंशियल मुद्दों को समझ लेते हैं तो जीवन की बहुत सी परेशानियों को हल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मुद्दों को समझिए। दोस्तों, मैरी हंट ने अपनी किताब में यह भी समझाया है कि जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और इसलिए हम सभी अलग अलग तरीके से पैसे कमाते भी हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई निवेशक बनता है, तो कोई कंपनी बनाता है जिनके जरिए कोई 5,000 रुपये कमाता है, कोई 50,000 रुपये और कोई 5 लाख और कोई 5 करोड़ और कोई 50 करोड़ भी कमाता है। लेकिन सवाल यह है कि पैसे की समस्या किसे होती है? क्या सिर्फ कम पैसे कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम होती है? क्या ज़्यादा कमाने वाले को मनी प्रॉब्लम नहीं होती? क्या सिर्फ 5,000 या 50,000 कमाने वाले को पैसे की समस्या होती है और क्या 5 लाख या 5 करोड़ कमाने वाले को पैसे की समस्या नहीं होती? तो जवाब है, पैसे की समस्या किसी को भी हो सकती है, चाहे कोई 5,000 कमाए या 50,000 कमाए या 5 लाख कमाए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मनी प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। मनी प्रॉब्लम गरीबों के साथ तो होती ही है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन पैसे की समस्या सिर्फ गरीबों को ही होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज भी मनी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाती हैं। अमीर से अमीर आदमी को भी पैसे की समस्या के कारण अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता है। और यहाँ तक कि लाखों और करोड़ों रुपए कमाने वाले हमारे फिल्म स्टार्स भी, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी कभी कभी पैसे की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि साल 2000 के आसपास सदी के महानायक और सबसे सफल बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन की अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेल होने पर अमिताभ बच्चन बहुत बड़े पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे और उन्हें अपना घर प्रतीक्षा भी गिरवी रखना पड़ा था। बाद में कौन बनेगा करोड़पति और सूर्यवंशम और कुछ दूसरी फिल्मों की सफलता से अमिताभ बच्चन अपने पैसे की बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, रोमांटिक और सफल हीरो शाहरुख खान को भी रॉ 1 मूवी के फ्लॉप होने पर बहुत ही ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ और वो पैसे की समस्या से परेशान हो गए थे। हालांकि उनकी दूसरी फिल्मों के हिट होने से अपने पैसे की समस्या से वो जल्दी ही बाहर निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी और दूसरी नामी हस्तियां हैं जो करोड़ों कमाती हैं
लेकिन कभी कभी उनके ऊपर पैसे की ऐसी समस्या आती है जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो तय हो जाती है कि पैसे की समस्या सभी को होती है। और इस मनी प्रॉब्लम से जुड़ी जो बात मैरी हंट ने बताई है वो ये कि जो व्यक्ति भी पैसे को सही से नहीं संभालना जानता या जो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क उठा लेता है, उसके फेल होने पर वो पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता है। दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है। सारा खेल इस बात का है कि आप अपने पैसे की समस्या से बाहर निकलने के लिए किस तरह अपने फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल समझ अच्छी है तो पैसे की बड़ी से बड़ी समस्या का आप आसानी से हल निकाल सकते हैं। और अगर आपकी फाइनेंशियल समझ में कमी है तो आपको पैसे की समस्या से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि आप अपने पैसे की समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जवाब है, पैसे की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाना होगा। आपको अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। और अपने फाइनेंशियल समझ को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करना सीख सकें, कर्ज के जाल से बच सकें, नेटवर्थ और पैसिव इनकम को बढ़ा सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखना होगा ताकि आप अपने पैसे से जुड़े लक्ष्यों को कैसे हासिल कर पाएं। इसके अलावा आपको अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में भी